अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो मेरे बच्चों? ठीक हो? अल्लाह पाक की ताकत मेरे तमाम बच्चों के साथ हो। नहीं जी, मैं हाजिर हूँ क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 6 के साथ। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 कौन सा था जी? बायोडाइवर्सिटी। और हमने फर्स्ट 5 लेक्चर्स इसके कर लिए हैं और आज हम इंशाल्लाह ताला लेक्चर नंबर 6 करने जा रहे हैं। ठीक है, और चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट बेटा, शॉर्ट क्वेश्चंस को लेकर। डन? तो जनाब स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हमने डिस्कस करना है, वो है, जो टॉपिक है जी हमारा, वो है स्पीशीज़, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं मेरा बच्चा, बुक में डिटेल से ना पढ़े हुए हों। पूरी बायोलॉजी ताहद्दे ज़िंदगी डिस्टर्ब रहती है मेरा बच्चा, डिस्टर्ब रहती है। इसका कॉन्सेप्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना याद रखें कि बायोलॉजी डिस्टर्ब रहेगी अगर आपने ये छोटे छोटे लेक्चर्स ना लिए तो, यानी छोटी छोटी चीज़ों पर गौर ना किया तो। आज हम पढ़ने लगे हैं जी, हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सॉन है वो है स्पीशीज़। जो सबसे स्मॉलेस्ट हमारा टैक्सॉन है वो कौन सा मेरा बच्चा? स्पीशीज़। तो देखा, सबसे स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट से मुराद बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट। हाँ भाई, सबसे बड़ा टैक्सॉन कौन सा था? किंगडम। और सबसे छोटा, कल के लेक्चर में सबसे एंड पर कौन आ रहा था? स्पीशीज़। अब हम देखते हैं कि एक स्पीशीज़ में ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है, स्पीशीज़ क्या है, स्पीशीज़ की डेफिनेशन क्या है। अब हम ये पढ़ने लगे। ठीक है मेरा बच्चा। अब बच्चे क्या करते हैं कि वो सिर्फ ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स लिख देंगे पेपर में, बोर्ड में, और फिर घर आकर कहेंगे जी बड़ा अच्छा पेपर हुआ, लेकिन उनके छोटी छोटी वजूहात की बुनियाद पर बोर्ड के पेपर चेकर्स उनके मार्क्स काट रहे होते हैं। तो बेटा, मैं जिन पॉइंट्स का जिक्र करूं कि आपने ये डेफिनेशन में मस्ट लिखने हैं, तो वो मस्ट लिखने हैं। गॉट इट? तो मैंने इसकी डेफिनेशन को टोटल 4 पॉइंट्स में तोड़ दिया है। हाउ मेनी पॉइंट्स में मेरा बच्चा? तोड़ दिया है। इसकी डेफिनेशन को 4 पॉइंट्स में मैंने तोड़ दिया है। पहला जिक्र आप करोगे कि एक स्पीशीज़ में, स्पीशीज़ क्या है? इट इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। स्पीशीज़ क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। भाई कैसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स? क्या मतलब? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स या सेम ऑर्गेनिजम्स? कोई क्राइटेरिया है आपके पास? स्पीशीज़ में ग्रुपिंग करने का कोई तरीका है? तो है ना। पॉइंट 2, ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, इंटरब्रीड कर सके। अब मेरा बच्चा, ये ब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग क्या होता है? तो सुनो, ब्रीड का मतलब है क्या मेरा बच्चा? ये नज़र आ रहा है मेरे बच्चों को? वेरी गुड। ये देखो, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ब्रीड का मतलब है पुत्र मेटिंग करना। क्या करना? मेटिंग। मेटिंग किसे कहते हैं? मेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मेल का स्पर्म सेल, मेल का स्पर्म सेल फीमेल के, ये देखें, ये फीमेल को हम यूं सिंबलाइज करते हैं, फीमेल के एग से जा मिलता है। तो मेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे स्पर्म किससे जाकर फ्यूज करेगा? फीमेल के एग सेल से। मेरा बेटा, ये खास सेल्स हैं जो मिल जाएं तो अगली नस्ल पैदा होती है, बच्चे की बुनियाद बनती है, बच्चा पैदा होता है इन 2 सेल्स के मिलने से, इन 2 सेल्स के मिलने से, दैट इज स्पर्म और एग के मिलने से ऑफस्प्रिंग पैदा होता है। ऑफस्प्रिंग से मुराद औलाद पैदा होती है। ठीक है मेरा बच्चा। तो ब्रीड किसे कहते हैं? ब्रीड इज द प्रोसेस इन विच मेटिंग इज डन।
in which what is done? Mating is done. ठीक है? तो जनाब ब्रीडिंग में क्या होता है? ब्रीडिंग में होता है कि मेटिंग का प्रोसेस होता है, मेल का स्पर्म का सेल आता है, फीमेल के एग के साथ मिलता है, दोनों के मिलने से बनता है जाइगोट। क्या बनता है मेरा बच्चा? जाइगोट। फिर जाइगोट बन जाता है एम्ब्रियो, और फिर एम्ब्रियो बन जाता है जनाब बेबी। तो वो बेबी फिर या तो हैच होगा, तो एम्ब्रियो क्या बन जाएगा मेरा बच्चा? बेबी बन जाएगा। अब वो बेबी या तो हैच होगा या फिर बॉर्न होगा। डन। तो पता ये लगा कि क्या होती है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग से मुराद मेटिंग है। मेटिंग में मेल का स्पर्म फीमेल के एग से मिलता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो बेबी बना देगा। अब वो फिर या तो बॉर्न होगा या फिर हैच। ठीक है मेरा पुत्र? तो याद रखें, स्पीशीज में वो ऑर्गेनिजम्स, एक स्पीशीज में वो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप बनेगा जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं फ्रीली। फ्रीली से मुराद मेरा बच्चा कि नेचर उन्हें अलाउ करती है, उनमें नेचुरल ब्रीडिंग हो सकती है। मतलब उनका स्पर्म उनके एग के साथ कंपैटिबल है, विच कैन इंटरब्रीड, जो आपस में मेटिंग कर सकते हैं अपने स्पर्म्स और एग्स को मिलाकर। स्पर्म्स और एग्स को मिलाकर दे कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। वो औलाद को पैदा कर सकते हैं। किसको पैदा कर सकते हैं बेटा? औलाद को पैदा कर सकते हैं। गॉट इट? जैसा कि पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एप्पल का जो स्पर्म है वो एप्पल के एग के साथ कंपैटिबल है, तो एप्पल का स्पर्म एप्पल के एग के साथ मिलकर जाइगोट बनाएगा और उससे जो एम्ब्रियो यानी कि जो सीड्स बनेंगे उससे एप्पल का प्लांट ही बनेगा। किससे? एप्पल का प्लांट। लेकिन मेरा बेटा अगर मैं एप्पल के स्पर्म को ऑरेंज के एग के साथ मिलाऊंगा, नो कंपैटिबिलिटी, ये आपस में कंपैटिबल नहीं रहेंगे, तो जाइगोट नहीं बनने वाला। क्या नहीं बनने वाला? जाइगोट नहीं बनने वाला। अब एक स्पीशीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं फ्रीली, नेचुरली among them and they can give rise to बच्चा, that is offspring, जो मजीद फर्टाइल होगा। फर्टाइल से मुराद जिसमें फ्यूचर में स्पर्म और एग बन सकेगा, जिसमें फ्यूचर में स्पर्म और एग बन सकेगा। क्लियर हो गया मेरा बेटा? तो कुछ बच्चे बस ये 3 पॉइंट्स लिखकर समझते हैं कि हमने डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज लिख दी है। बच्चा ये 4th पॉइंट बहुत अहम है, ये लाजमी आपने अपनी डेफिनेशन में लिखना है। वो ये है कि स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम, they can produce fertile offspring and they are reproductively, मेरा बच्चा रिप्रोडक्शन के हवाले से, तो जनाब वो रिप्रोडक्टिवली से मुराद के स्पर्म और एग और जाइगोट बोले तो रिप्रोडक्शन के हवाले से स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स आइसोलेटेड होते हैं। आइसोलेटेड से मुराद सबसे अलग वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं फ्रॉम ऑल अदर ग्रुप्स इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल मेल शेर, फीमेल शेरनी, ये दोनों शेर और शेरनी ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है बाकी पूरे जंगल से। इसी तरह मेल हाथी, फीमेल हथनी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है बाकी के तमाम जानवरों से। इसी तरह सिर्फ एप्पल जो है वो तमाम बाकी दूसरे फ्रूट से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। तो एक स्पीशीज के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं फ्रॉम ऑल अदर ग्रुप्स इन नेचर। अब टार्जन की कहानी तो सबने सुनी हुई होती है कि टार्जन जो है वो कोई बच्चा होता है जो कि एक्सीडेंटली जंगल में रह जाता है, ठीक है।
तो जंगल में रहने के बाद क्या होता है कि वो बच्चा उधर ही पल बढ़ जाता है, लेकिन टार्जन की मूवी में आपने देखा होगा आखिर पर उसको इंसानों में ही आना पड़ता है, क्योंकि वो बंदरिया के साथ या हथनी के साथ या किसी और के साथ अपनी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, वो अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकता। क्लियर हो गया बेटा? तो पता ये लगा कि एक स्पीशीज़ में ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं फ्रीली अमंग देमसेल्व्स, दे कैन गिव राइज टू या दे कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, एंड स्पीशीज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मेंबर्स हैं, दीज आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर ग्रुप्स इन नेचर, फ्रॉम ऑल अदर ग्रुप्स इन नेचर। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं जनाब। अगला है जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज क्या होती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज। बेटा एक स्पीशीज़ की, अब अगर जंगल में आप देखें, आप किसी फॉरेस्ट में देखें, किसी जंगल में देखें, तो वहाँ पर हाथियों का एक पूरा, वो नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर हिंदी में बोलते हैं झुंड, एक पूरा ग्रुप हाथियों का वहाँ पर मौजूद होगा। आप देखेंगे कि हाथियों की हाथियों का स्ट्रक्चर, इसके अलावा हाथी का इकोलॉजिकल मतलब हाथी का अपने इन्वायरमेंट में दूसरे जानदारों के साथ इंटरेक्शन, और अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट दैट इज फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन, और उनके बिहेवियरल इंटरेक्शंस बिल्कुल हर स्पीशीज़ के, अभी मैं हाथी की एग्जांपल दे रहा था, तो हाथी के स्ट्रक्चरल, उसके इकोलॉजिकल, उसके बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल डिस्टिंक्ट, अलग होंगे, बिल्कुल सेपरेट होंगे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के मुकाबले में। इसी तरह अगर आप लायंस को देखें तो लायंस के भी, उनकी भी, लायंस की अपनी स्ट्रक्चरल, लायंस की अपनी इकोलॉजिकल से मुराद के लायन का वहाँ का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन। इकोलॉजी क्या होती है बेटा? इकोलॉजी में होता है कि आप किसी ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्शन और एक ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन की स्टडी करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल के एक लायन है, वो कितने टेम्परेचर पर सही रहेगा, कितनी गर्मी पर वो बेचारा मारा जाएगा, उसको कितना अमाउंट ऑफ वाटर डेली चाहिए होगा। तो ये मैं बता रहा हूँ कि लायन का किसके साथ रिलेशनशिप बता रहा हूँ, उसके फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ। और तो और लायन को कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स बतौर खुराक चाहिए, तो लायन एक प्रीडेटर है। लायन एक क्या है मेरा बच्चा? प्रीडेटर है। तो वो किस तरह शिकार करेगा, किस तरह वो प्रे ढूंढेगा, उसके कौन कौन से प्रे हैं। तो ये मैंने लायन की क्या मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं इकोलॉजी स्टडी कर रहा हूँ। क्या स्टडी कर रहा हूँ मेरा बच्चा? इकोलॉजी। तो याद रखें, एक स्पीशीज़ के अपने स्ट्रक्चरल, अपने इकोलॉजिकल और अपने बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स हर स्पीशीज़ के डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट से मुराद बिल्कुल सेपरेट, अलग थलग स्पीशीज़ के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हर स्पीशीज़ के कैरेक्टर्स दूसरी स्पीशीज़ से डिफरेंट होते हैं। पॉइंट बी हो गया जी। अब आइए पॉइंट सी। पॉइंट सी ये है कि जो ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे अमीबा, जैसे क्या? अमीबा। तो अमीबा तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसके लिए फिर आप इंटरब्रीडिंग इस्तेमाल करोगे, क्योंकि इंटरब्रीडिंग में तो ज़रूरी है स्पर्म और एग, और जिसमें स्पर्म और एग आ जाए उस रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गॉट इट? तो अभी तक तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो उनका क्या बनेगा? जो ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं भाई, उनका क्या बनेगा? तो फिर आपकी बुक में लिखा हुआ है कि क्राइटेरियन तरीकाकार ऑफ इंटरब्रीडिंग का तरीका इज नॉट एप्लीकेबल, उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। किस पर? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स पर। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स पर हम इनको अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर भाई इनके यहाँ स्पीशीज़ कैसे आप ढूंढोगे? तो बेटा वो होगा
बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज से मुराद के आपको उनकी देखनी होगी, डीएनए, उनके आरएनए, उनके जीनोम की स्टडी, उनके क्रोमोसोम्स और जीन्स की स्टडी पर आपको फैसला देना होगा कि ये अलग स्पीशीज़ है, ये अलग स्पीशीज़ है। तवज्जो है मेरा बच्चा? या फिर उनकी वर्चुअल अपीयरेंस पर देखना होगा कि वो आपको माइक्रोस्कोप में दिखते कैसे हैं। तो अगर अपीयरेंस डिफरेंट है तो वो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, और अगर उनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब उनके बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी करना होगा तो बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी की बुनियाद पर उनको स्पेसिफिकली उनको डिफरेंट स्पीशीज़ में बांट दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है मेरा बच्चा? तो पॉइंट 3 क्या था कि क्राइटेरियन ऑफ इंटरब्रीडिंग इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। हमें उनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ और वर्चुअल अपीयरेंस देखकर माइक्रोस्कोप में फैसला करना होगा कि दे बिलोंग टू सेम स्पीशीज़ और नॉट। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा जी, अब मैं इसको मिटा दूं ताकि ये मिक्स ना हो जाए आप लोग इसमें। चलें जी, नेक्स्ट आया पॉइंट नंबर 4 इस टॉपिक का। पॉइंट 1 क्या थी जी? डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज थी, मैंने आपको डिटेल से बताई। पॉइंट 2 क्या था जी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज थी। पॉइंट नंबर 3 क्या था जी? कि क्राइटेरियन ऑफ इंटरब्रीडिंग इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। पॉइंट 4 क्या है मेरा बच्चा? पॉइंट 4 ये है कि हमें कि वी मस्ट एम्फसाइज का मतलब है बेटा जोर देना। हमें जोर देना होगा बेटा। हमें एक तो आज पता नहीं मेरे हेयर स्टाइल को क्या हुआ, आज ज़रा नींद पूरी की ना। अच्छा जी, तो मैं क्या बता रहा था कि हमें जोर देना होगा। वी मस्ट, हमें लाजमी है कि हमें जोर देना होगा किस पर? द वर्ड नेचर पर बेटा, द वर्ड नेचर पर। दैट इज, ये देखो यहां नेचर आ गया, एंड इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्व्स इन नेचर। चलो यहां भी मैं ऐड कर दूं देमसेल्व्स, ठीक है जी। नेचुरली, मैंने वर्ड बोला था नेचुरली, दैट इज नेचुरली कि कुदरती तौर पर। वी मस्ट एम्फसाइज, हमें जोर देना है द वर्ड नेचर पर, कुदरती तौर पर, फॉर डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज, कि उनका अल्लाह की तरफ से कुदरती स्पर्म एग के साथ कंपैटिबिलिटी है। उनका स्पर्म और एग आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट, और जाइगोट ने ऑफस्प्रिंग बनाना है। तो याद रखें, वी मस्ट एम्फसाइज, हमें नेचर पर जोर देना होगा। अब आपको पता है बेटा कि कुछ जो एनिमल ब्रीडर्स हैं या प्लांट के जो ब्रीडर्स हैं, ब्रीडर्स वो लोग हैं जो एनिमल्स को यानी चुनते हैं, अपनी मर्ज़ी से मेल चुनते हैं, अपनी मर्ज़ी से फीमेल चुनते हैं, उनके आपस में क्रॉसेस करवा के बेहतरीन किस्म के बच्चों को पैदा करवाते हैं, जो हमें मीट का सोर्स भी अच्छा हो, दूध का भी सोर्स अच्छा हो। तो खैर, तो बेटा वी मस्ट एम्फसाइज द वर्ड नेचर। अब बच्चों, मैंने आपको कहा कि कुछ एनिमल ब्रीडर्स हैं। अच्छा, वो ब्रीडिंग, नेचुरल ब्रीडिंग करवाते हैं अक्सर औक़ात, यानी कि मेल काऊ का फीमेल काऊ के साथ, मेल हॉर्स का फीमेल हॉर्स के साथ, मेल डोंकी का फीमेल डोंकी के साथ वो क्रॉस करवाते हैं। लेकिन आपको पता है कि कुछ आर्टिफिशियल ब्रीडिंग टेक्निक्स भी हैं। आर्टिफिशियल में क्या होता है कि ये नेचुरली नहीं होता, ये इंसान के ज़रिए है। अब वो इंसान, मैंने आपको बोला है कि इंसान किसी वक्त तो ऐसी ब्रीडिंग भी करवाता है कि मेल डोंकी फीमेल डोंकी, लेकिन किसी वक्त इंसान क्या करवा देता है? क्रॉस बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज भी करा सकता है। अगर इंसान के ज़रिए इस तरह की क्रॉसिंग हो रही है तो उसको फिर आप कहोगे कि ये आर्टिफिशियल कंडीशंस में है, ये नेचुरली कभी भी नहीं होगा। कभी भी नेचुरली नहीं होगा कि मेल डोंकी जाकर फीमेल हॉर्स के साथ क्रॉस कर ले। क्रॉस से मुराद मेटिंग कर ले, मेटिंग से मुराद ब्रीडिंग कर ले, ब्रीडिंग से मुराद के, यानी नेचुरली ये इम्पॉसिबल है। नेचुरली ये क्या है बेटा? इम्पॉसिबल है।
तो क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज इन आर्टिफिशियल कंडीशंस कैन बी डन। आर्टिफिशियल मतलब बजरिया इंसान। दिस कैन बी डन। तो कुछ ब्रीडर्स इस तरह करते हैं, वो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करते हैं। उसमें ये होगा कि दो डिफरेंट स्पीशीज का वो आपस में क्रॉस करवाते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त होगी कि वो दो डिफरेंट स्पीशीज दे मस्ट बी क्लोजली रिलेटेड। वो आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड हों, वो दो स्पीशीज आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड हों तो क्रॉस मुमकिन है। स्पर्म और एग किसी वक्त मेट हो जाते हैं, स्पर्म और एग फर्टिलाइज हो जाते हैं, जाइगोट बन जाता है, जाइगोट एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो बेबी बन जाता है। जब बेबी बॉर्न होता है तो पता लगता है कि अब वो बेबी फर्टाइल नहीं है। समझ गए हैं? अगर नेचुरली हो, अगर क्या हो, नेचुरली हो, एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स हो, वो इंटरब्रीड करें फ्रीली अमंग देमसेल्व्स, वो भी नेचुरली, और फिर वो प्रोड्यूस करें फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इसलिए मैंने यहाँ पहले नेचुरल नहीं था लिखा हुआ, क्योंकि जो चीज़ नेचुरली होगी, जो अल्लाह की जानिब से बेटा, दे विल प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। दे विल प्रोड्यूस व्हाट? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो इसी तरह रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। अब वो एक यानी अब कोई कहता है कि जी मुझे मेरे पेट से बहुत ज़्यादा प्यार है तो बस मैं अब अपनी बिल्ली से ही शादी कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होता बेटा, वो कभी भी नहीं हो सकता। नेचुरली ये चीज़ मुमकिन ही नहीं है। गॉट इट? तो दो अलग अलग स्पीशीज़ कभी भी आपस में मेटिंग नहीं कर सकती, और अगर मेटिंग नाउज़बिल्ला हो भी जाए तो उनके स्पर्म्स और एग्स बिल्कुल ही बेकार हैं, वो एक दूसरे के ऊपर कंपैटिबल भी नहीं है। तो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं फ्रॉम ऑल अदर ग्रुप्स इन नेचर। तो वी मस्ट एम्फसाइज, हमें जोर देना है द वर्ड नेचर पर फॉर द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज, फॉर द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज। क्यों? क्योंकि क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज इन आर्टिफिशियल कंडीशंस कैन बी डन। आर्टिफिशियल कंडीशंस में दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज की हो सकती है क्रॉस, लेकिन अगर ऐसा हो भी गया तो क्या होगा कि नंबर वन, इट इज़ अननेचुरल प्रोसेस, ये चीज़ नेचुरल नहीं है, और इसके अलावा दे विल प्रोड्यूस व्हाट? इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो वो इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म देंगे, एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो कि फर्टाइल नहीं होगा। तो रिमेंबर दैट, ऐसा होता है जी, मेल डोंकी का क्रॉस फीमेल हॉर्स के साथ करवाया जाता है, और उससे जो औलाद पैदा होती है उसको खच्चर कहते हैं, दैट इज म्यूल। लेकिन याद रखें, म्यूल इज इनकैपेबल ऑफ मेकिंग एग्स या फिर स्पर्म्स। तो म्यूल जो है वो इनफर्टाइल है। म्यूल क्या है मेरा बच्चा? इनफर्टाइल। ले जनाब, आज ज़रा रमज़ान पैकेज आपको दिया गया है, आज मैंने ये छोटा सा एक टॉपिक करवाया, ठीक है। तो इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में, मैंने आपको स्पीशीज़ का डिटेल से बताया है, ठीक है बेटा। तो ये एक एक वर्ड मेरे बच्चों ने याद करना है, बुक का याद रखें। आपकी बुक में कोई लाइन फालतू नहीं लिखी हुई, और जो टीचर्स निशान लगवा देते हैं जी बस यहाँ से यहाँ तक कर लो, बाकी नहीं लिखना, वो आपके साथ उतर ज़्यादती कर रहे हैं। ऐसी ज़्यादती नहीं होने देनी। एंड रिमेंबर दैट कि आपने वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन मेरा बच्चा तैयारी करनी है। ये किताबें आप लोगों के लिए सोना है बेटा। किताब आपकी बेहतरीन दोस्त है बेटा, इससे किताब से अपनी दोस्ती कर लो और इसकी सारी बातें सुना करो। होता नहीं, हम दोस्तों की बातें सुनते हैं और फिर दोस्तों की बातें किसी को बताते हैं, तो अच्छे दोस्तों की बातें बताएं तो इज़्ज़त होती है, बुरे दोस्तों की बातें बताएं तो अम्मी अब्बू से सबसे पहले थप्पड़ पड़ता है। तवज्जो है मेरा बच्चा? तो किताबें आपकी बेहतरीन दोस्त हैं बेटा, किताबों से दोस्ती करो, आपका जहन रोशन हो जाएगा। ठीक है जी, आज के लिए अफजल अंकल की जानिब से इतना ही मेरा बेटा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला लेक्चर नंबर 7 में, और उसके अंदर हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की स्टडी करेंगे कि किस तरह ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में सबसे पहले किस शख्स ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, फिर नंबर 2 पर कौन आया, फिर ये सारे टैग्ज़ा आहिस्ता आहिस्ता किस तरह मार्ज़े वजूद में आए। ठीक है मेरा बच्चा, इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।